आज मेरे साथ आप चैप्टर 1 जो हिस्ट्री का है फ्रेंच रेवोल्यूशन उसका पार्ट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3 पार्ट्स में है। स्टिल अभी जो हमारा चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंथ में थोड़ा सा बचा हुआ है। लेंथ क्या, थोड़ा सा टाइम लेगी वो चीज़ें, एक दो जो हमारे टॉपिक्स हैं। तो मैंने क्या किया, जो हमारा पार्ट 3 है उसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा सेक्शन ए कवर करूंगी, मतलब अभी से लेकर के जितना एंड तक का चैप्टर है कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हमारी रिपब्लिक कैसे बनी। और सेक्शन बी में मैं आपको वो चीज बताऊंगी जो साइमल्टेनियस चल रही थी। साइमल्टेनियस इन द सेंस कि जब हमारे ये सब चीज़ें चल रही थी, रिवॉल्ट्स चल रहे थे और ये सारी बातें हो रही थी, लोग स्टेप्स ले रहे थे खुद के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से किंग जब हटा तो रिपब्लिक बन रही थी। फ्रांस हमारी अपनी एक नेशनलिज्म की तरफ जा रही थी। तो उसी वक्त जो है पहले से ही कुछ और एक साइमल्टेनियस चीज फ्रांस में चल रही थी पोर्ट्स पे, उसे कहते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सेक्शन बी में आपको कवर करूंगी। ये छोटा रहेगा, ये पार्ट थोड़ा सा लेंदी रहेगा, लेंदी इन द सेंस 10 to 12 मिनट्स, और मैं इसको खत्म करने की बहुत ज़्यादा अच्छे से कोशिश कर। हम स्टार्ट करते हैं जहां फ्रांस में लोगों ने रिवॉल्ट किए थे और फाइनली उनको नेशनल असेंबली के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया गया था, पर किंग अभी हटा नहीं था, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंट्रोड्यूस हो गया था। तो हमने उन दोनों को मिलाकर कहा था हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ 1791 में। उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, मोनार्की की पावर्स को लिमिट किया। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर्स डिवाइड हुई थी। कैसे लिमिट कर दिया, क्योंकि अब किंग खाली सारे डिसीजंस नहीं ले सकता था, नेशनल असेंबली थी, वोटिंग होता था, हर एक चीज के लिए लोगों के पास राइट्स बन गए थे और उसी अकॉर्डिंग फ्रांस अब चलने लगी थी। सो बेसिकली जो हमारी नेशनल असेंबली थी वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होती थी, इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। कैसे इनडायरेक्ट बोला मैंने, जो लोग थे अभी भी वो लोग नेशनल असेंबली को इलेक्ट नहीं करते थे, वो लोग एक ग्रुप ऑफ वोटर्स को इलेक्ट करते थे और फिर जाकर वो वोटर्स नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे। पीपल इलेक्ट द ग्रुप ऑफ वोटर्स देन इलेक्ट द नेशनल असेंबली। और फिर जो ये हमारी नेशनल असेंबली थी जब ये फॉर्म होती थी, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, बेसिकली सिर्फ इसकी 2 कंडीशन याद रखिएगा, एक्टिव और पैसिव सिटीजन वाला केस, और दूसरा केस हमारा कि कौन जो है वो नेशनल असेंबली में एक्चुअल में पार्ट ले सकता था, कौन उसका मेंबर बन सकता था। तो पहले आते हैं एक्टिव और पैसिव सिटीजन क्या थे। एक्टिव मतलब नाम सजेस्ट कर रहा है, जो वो कुछ कर सकते थे, जिसके पास उनके पास कुछ अथॉरिटी थी करने की। तो एक्टिव सिटीजन के पास क्या था, वो खाली मेन थे पहली बात तो उसमें, और वो भी मेन कौन, जिसकी एज 25 साल से ऊपर हो, प्लस वो टैक्स पे करते हो। कितना टैक्स पे करते हो, जो 3 दिन का जो लेबर्स को वेज मिल रहा था उतना वो टैक्स पे करते हो। क्या थे हमारे पैसिव सिटीजन्स, मतलब उनको एक्सक्लूड करा जा रहा था, अभी भी कमी थी, और वो कौन थे, वुमेन्स तो हमेशा से स्टार्टिंग से लेके एंड तक 1946 में जाकर उन्हें वोटिंग राइट्स मिले थे और तब जाके वो लिटरली आजाद मानी गई थी, तो उनका तो केस ही अलग हो गया। बस मेन जो थे, मेन कहाँ, पहली बात तो मैंने बताया यहाँ एक्टिव सिटीजन 25 साल से ऊपर, प्लस जो टैक्स पे कर रहे हो, कितना टैक्स पे कर रहे हो, तो वो केस खाली उतना था कि उतने ही मेंस अलाउड थे वोट करने के लिए, तो बाकी मेंस जो है वो पैसिव सिटीजन्स में डाल दिए गए थे। प्लस दूसरी कंडीशन क्या थी कि नेशनल असेंबली में कौन लोग जो है वो हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। कौन लोग थे, पर्सन्स जो कि बिलोंग करते थे हाईएस्ट टैक्स पेयर वाली कम्युनिटी को। अभी भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और वही रिमूव करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिमूव हुई थी, उसी के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस हमारी रिपब्लिक कैसे बनी। फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक। तो क्या हुआ कि कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस हो रहे थे, कुछ सीक्रेट प्लानिंग हो रही थी। लुइस 16 जो है अभी वो किंग ऑफ प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों के साथ कुछ डिस्कशंस कर रहा था। तो जो बाकी की नेबरिंग कंट्रीज थी प्लस विद इन द फ्रांस, लोग ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। उनको डेवलपमेंट को लेकर भी कुछ कंसर्न्स थे, और कुछ उनको लग रहा था कि शायद अभी भी कुछ ऐसा है जो उन्हें हार्म कर सकता है। तो क्या हुआ कि जो हमारी नेशनल असेंबली थी
उसने क्या किया कि 1792 में ये डिक्लेयर किया कि हम प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर करेंगे। रेवोल्यूशनरी वॉर थी ये, क्योंकि किंग को उन्हें अभी डिफीट करना था। अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, चीजें ऐसी हो रही थी और क्योंकि काफी चीजें नेगेटिव हुई थी तो हमेशा से उनका कुछ ना कुछ यही परसेप्शन रहा है। तो क्या हुआ कि हमारा एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बनाया गया। क्यों ऐसा लोग बनाते हैं? लोगों के अंदर थोड़ी सी देशभक्ति लाने के लिए कि नहीं, हम सब एक हैं, एक यूनिटी हो, लोग जो है वो चीज़ों को फील कर सकें, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आए, इसलिए एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बनाया गया जो मर्सिलीज में संग किया गया था फर्स्ट टाइम। प्लस कंपोज किसने किया था रॉजेट डी एल आइफिल ने। फाइन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक मार्क्स में कभी कभार पूछी जा सकती है। क्या हुआ कि जब हमारा ये पैट्रियोटिक सॉन्ग बनाया गया तो लोग इस चीजों को फील कर रहे थे। प्लस जो वॉर डिक्लेयर की गई थी उस वजह से लॉसेस विद इन द कंट्री प्लस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज बढ़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रही थी। और इन सब का एक ही रीजन है, क्या है? हमारी रेवोल्यूशनरी वॉर्स। फिर क्या हुआ कि जब हमारा ये सारा केस बढ़ रहा था तो कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जा रहे थे। क्यों बनाए जा रहे थे? वो एक रैलिंग पॉइंट था जहां लोग मिलकर डिस्कशन करते थे कि अब कौन सा स्टेप लेना है, या क्योंकि हमारे सोल्जर्स बाहर लड़ने जा रहे थे तो विद इन द कंट्री वुमेन्स प्लस जो है जो लोग हमारे इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, वो सारे लोग हिस्सा ले रहे थे और चीज़ों को संभाल रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे वहाँ पे सारे डिस्कशन हो रहे थे और एक सक्सेसफुल क्लब था हमारा जैकोबिन क्लब। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है और ये टॉपिक खुद में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैंने लिख दिया सो दैट मुझे सिर्फ चीज़ों को समझाना हो। और एक क्लू और है, मेरे लिखने के पैटर्न पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगी, इस वीडियो के एंड में नहीं, ऑब्वियसली इस चैप्टर इस प्लेलिस्ट के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आंसर्स कैसे प्रेजेंट करें ताकि बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाए और वो आपके लिए बोनस मार्क्स की तरह हुआ करें। तो चलिए हम देख रहे हैं अभी तो कि वो जैकोबिन क्लब काफी सक्सेसफुल था। उसके मेंबर्स सभी लोग उसके मेंबर्स थे। कौन कौन? पीजेंट्स हमारे हो गए, आर्टिजन, शॉपकीपर्स, लेबरर्स, मतलब हर कम्युनिटी से कुछ ना कोई लोग इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली एक स्ट्रेंथ आ जाती है, हर एक लोग उसमें था, हर कोई उस डिस्कशन में पार्ट ले रहा था। अब इस जैकोबिन क्लब में लोगों में यूनिटी कितनी थी कैसे पता चलता है? उनके ड्रेसिंग फॉर्म से। वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे और रेड कैप पहनते थे और ये हर एक मेंबर पहनता था। क्या सिग्निफाई करती थी ये सब चीजें? उस वक्त अभी भी जो नोबल्स थे जो अपने आप को अभी उस लेवल पे मानते थे वो अपने आप को इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल पाए थे। तो क्या हुआ कि वो अभी नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस मतलब जो नी लेंथ तक का हो, ब्रीचेस, BREECHES, ब्रीचेस। तो जो है हमारे जो जैकोबिन क्लब के लोग थे वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से उनको नोबल्स वाली चीज भी तो हटानी थी, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी हटानी थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। फ्रांस को नेशनलिस्ट कंट्री में ले जाना था, एक नेशनलिस्ट कंट्री मतलब नेशनलिज्म की ओर ले जाना था, एकदम फ्री बनाना था। तो क्या सीन हुआ, उन्होंने जो रेड कैप पहनी थी वो उनकी लिबर्टी शो करती थी, वो सिग्निफाई करता था कि अब वो फ्री होना चाह रहे हैं। प्लस जो उनके लॉन्ग ट्राउजर्स थे, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, वो एक तरीके से अपोज कर रहे थे लोगों को। वो उनका ड्रेसिंग सेंस जो था वो थोड़ा सा अपोजिंग फॉर्म में था। तो क्या हुआ कि समर ऑफ 1792 को जैकोबिन्स प्लांट इंसरेक्शन। अब आप कहेंगे ये इंसरेक्शन क्या है? ये कुछ वॉयलेंटिक स्टेप्स होते हैं। ये वर्ड्स जो है अगर आप यूज करेंगे अपनी कॉपीज में तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, बिकॉज आंसर राइटिंग इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। तो वो उन लोगों ने क्या किया था कि समर ऑफ 1792 को दे प्लान्ड इंसरेक्शन, मतलब कि एक वॉयलेंटिक स्टेप्स लिए थे कुछ, जिससे क्या हुआ, और वो लिया क्यों था? क्योंकि फूड क्राइसिस का एंगर था, क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो रही थी अब उसकी चीज़ें विद इन द कंट्री भी वो चीज़ें फैल रही थी। और फाइनली जाकर अगस्त ऑफ 10 को ट्यूलरिस में तो वो स्टॉर्म किए थे। स्टॉर्म मतलब वो चले गए थे अंदर, मतलब लड़ाई झगड़े हुए थे। प्लस उन्होंने किंग को, अब किंग के जितने भी गार्ड्स थे उनको मार डाला था और किंग को बंदी बना लिया था।
एट द एंड हमारे 21 सितंबर 1792 को हमारा फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री बन गई। मतलब अब वोटिंग राइट्स मिल गए थे और वोटिंग राइट्स की कंडीशन चेंज हो गई थी। 21 इयर्स से ऊपर या 21 इयर्स का इंसान भी वोट कर सकता था। स्टिल अभी वुमेन्स इसमें इंक्लूड नहीं थी। वुमेन्स को राइट्स एकदम लास्ट में मिले थे, उन्होंने खुद के लिए लड़ाई की थी। बट बेसिकली वुमेन्स को छोड़ के पूरा का पूरा फ्रांस अब एक तरीके से, वुमेन्स भी आज़ाद मानी गई थी, बस उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनको वो लेट मिला था। बट बाकी इस तरीके से फ्रांस हमारी एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी थी। और एक और चीज हुई थी, हमारी नेशनल असेंबली फिर से बनी थी, एक नई नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी और उसका नाम पड़ा था कन्वेंशन। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर, एक तो इस चैप्टर में ये टॉपिक खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप बन सकते हैं। तो वो सब हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी उसकी कोई इस टॉपिक को एंड करते हैं और हमारे गिन के 2 टॉपिक्स बचे हैं, जो कि रिपब्लिक कंट्री बनने के बाद भी कुछ इंस्टेबिलिटीज आई थी, उन इंस्टेबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। मतलब एक तो रेन ऑफ टेरर हेडिंग बची है और एक डिक्टेटरशिप की, जहां नेपोलियन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, और उसी के साथ ये सेक्शन हमारा एंड हो जाएगा। एक साइमल्टेनियस जो स्टार्ट हुआ था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, उसको हम सेक्शन बी में बताकर इस चैप्टर का एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेन ऑफ टेरर से, देखते हैं उसमें क्या है। तो जो ये रेन ऑफ टेरर था उसमें रॉबस्पायर की वजह से ये सारी चीजें आई। अब कनेक्ट करिए, जो हमारा जैसे धीरे धीरे जब चीजें खत्म हो रही होती है तो कोई ना कोई उसमें फिर उठ जाता है खुद को बॉस समझने के लिए। कुछ ऐसा ही हमारे रॉबस्पायर ने भी किया। जो ये हमारा जैकोबिन क्लब था उसके ये लीडर थे, इनकी वजह से फ्रांस हमारा रिपब्लिक कंट्री बना। इनकी वजह से क्या, बट एक लीडर है तो लीडर को क्रेडिट तो जाता ही है। जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे हमारे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर। अब इन्होंने क्या किया कि अब जब पूरा फ्रांस रिपब्लिक बन गया तो इन्होंने अपना एक पॉलिसी बना ली। उन्होंने सोचा कि अब चीजें शायद इनके कंट्रोल में आ रही है। मीट, ब्रेड, फ्लोर प्राइस, ये सारी चीजें बढ़ा दी थी। प्लस जो हमारे वेजेस थे उनको डिक्रीज कर दिया। एज वेल एज जो हमारे मॉन्सर और मैडम कहा जाता था वहां पे, अब उसको चेंज करके इन्होंने सिटोयन और सिटोयनी रख दिया था। प्लस जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इन्होंने एनिमीज किसको मान लिया। अभी फ्रांस अब रिपब्लिक हो चुका है, स्टिल अभी इन्होंने फिर से चीजों को अनस्टेबल करना स्टार्ट कर दिया। एनिमीज कौन थे इनके, एक्स नोबल्स, एक्स क्लर्जी और जो बिजनेसमैन थे जो काफी पैसे वाले थे, प्लस इनके ओन पार्टीज के लोग जो इनको सपोर्ट नहीं किए थे वो लोग, प्लस अदर पार्टीज के मेंबर्स तो इनके दुश्मन थे ही। इन्होंने फिर से नफरत फैलाना स्टार्ट कर दिया, सीवियर कंट्रोल ले आए, पनिश करने लगे। बट क्या हुआ, 1794 में इनको कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया कि अब ये पनिश किए जाएंगे और गुलेटिन किए जाएंगे। गुलेटिन क्या था, उस टाइम पे डिवाइस था, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है इसकी डेफिनेशन। वो एक डिवाइस था जहां वो लोगों का सर रखकर काट दिया जाता था। तो उसी तरह से इनको भी पनिशमेंट मिल गई थी। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल भी आया होगा कि हमारे लुइस 16 और जो उनकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उनका क्या किया गया था। तो उनको भी 1793 21 जान 1793 में उनको भी पनिश कर दिया गया था ट्रेजन के चार्जेस के बिहाफ पे। तो चलिए, खैर जो भी ये रेन ऑफ टेरर आया था आकर चला गया, ये बहुत अच्छी बात है। बस एक थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी और हुई थी जिसकी वजह से हम नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए उसको भी डिस्कस करके इस पार्ट को एंड करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जाकर चीजें खत्म तो हो गई, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आई थी, स्टिल हमारी फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी थी। और इसका जो ये यूरोप में सीन चल रहा था फ्रांस का, इससे इंस्पायर होके जो अदर कंट्रीज थी, जर्मन, इटली, ये सारी कंट्रीज भी अब नेशनलिज्म की तरफ बढ़ने लगी थी। कैसे ये सारी कंट्रीज नेशनलिज्म की तरफ बढ़ी, कैसे नेशनलिज्म अटेन किया, ये सब आप कुछ पढ़ेंगे क्लास 10th में। अभी यूरोप का एक हिस्सा फ्रांस आपने इसमें पढ़ा, प्लस अब राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो अभी इन सब चीजों को वहां पे कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो ब्रीफ में आपने इसे जानकर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिक्टेटरशिप जैसा टर्म। और एक वीडियो निकालूंगी जो समरी के फॉर्म में होगा, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक डेट बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, प्लस हर एक
हेडिंग जो आपको पक्का पक्का पढ़ के जानी है, प्लस मैं आपको आंसर राइटिंग स्किल भी बताऊंगी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।